हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के फुल सिलेबस क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सभी सवाल स्टूडेंट्स मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक सवाल के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोध स्तर शिक्षण जो होता है उसके लक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबके फीचर्स, लक्षण आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है, द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट्स एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें बोला गया है कि टीचर जो है इनिशिएटिव लेते हैं। सबसे पहला कदम टीचर इसमें उठाते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं उसको वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट करते हैं एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की कैसे होनी चाहिए उस चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहा गया है। दूसरा ऑप्शन बोलता है, इट इज बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट। इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे वो दो चीजों के बीच में, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सके। तीसरा बोलता है, इट इज डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। यानी कि समस्या कैसे उत्पन्न होती है और उस समस्या का निवारण कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को इस लेवल पर सिखाया जाता है। चौथा ऑप्शन बोलता है, इट इज एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। यानी कि विचारों और तथ्यों के संप्रत्ययीकरण की चेष्टा करता है। लास्ट ऑप्शन है, द पर्पस इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को स्वनियंत्रण सिखाया जाता है कि खुद से कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इस प्रोसेस को अचीव करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ये इसमें कहा गया है। देखो, करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्टली मैं आंसर पे जाती हूँ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4। 2 and 4 देखो। सबसे पहले मेमोरी लेवल मैंने आपको बताया है कि बेसिक लेवल होता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बोध स्तर शिक्षण। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में जो कुछ भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं उन चीजों को हम समझने लग जाते हैं कि एक्चुअल में उसको यूज कहाँ करना है। और बहुत बार कीवर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप, जब एक स्टूडेंट समझने लग जाता है, बातों के बीच में रिश्ता बना करके वो चीजों को और डिटेल में समझने लग जाता है, इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंच चुका है, ठीक है। और ये वाला जो कीवर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम रेजिंग, ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ये रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड है, ठीक है। एंड जब भी आइडियाज और फैक्ट्स को वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको समझकर उसको एग्जैक्ट यूज करना सीख जाते हैं, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। Next question is,
A teacher in a particular college assigns percentile ranks to indicate his or her students' performance in the unit test conducted. So जो भी हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें ये कहा गया है कि टीचर ने क्या किया, परसेंटाइल रैंक स्टूडेंट्स को असाइन कर दिया। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट, सो कौन से टाइप की असेसमेंट यहाँ पर हुई। अब देखो जो असेसमेंट के 4 टाइप्स होते हैं वो सभी ऑप्शंस में है, मैं पहले आपको वन बाय वन डिटेल में बताती हूँ। ओके, सो देखो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ये क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कक्षा के दौरान टीचर्स बच्चों में से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने कक्षा के दौरान आप लोगों से पूछ लिया कि हाँ जो आज तक हमने पढ़ा, आज के शुरू के 2 मिनट में जो हमने पढ़ा वो मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं। समेटिव होते हैं जो कि सेशन के बिल्कुल एंड में होते हैं, जो हमारे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस की। इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है एंड उस क्राइटेरिया को मैच जो बच्चा करेगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने क्राइटेरिया रख दिया 60%, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी सेट एग्जामिनेशन में अगर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि क्राइटेरिया है कि अगर आपके 50% से ज्यादा है तभी आप एलिजिबल हो, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस में होता है। इसके इसके ज्यादा यानी कि इस क्राइटेरिया को जो मैच करेगा उसका यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूएशन होता है। एंड यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस यानी कि मानक संदर्भित जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, ये इवैल्यूएशन का एक टाइप होता है इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ascertained by comparing in relation with hypothetical average students। सो उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एक नॉर्म यहाँ पर मानक रख दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। थ्योरी सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ फटाफट से आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली आप लोगों के साथ अपने सारे वीडियोस के लिंक शेयर करूंगी जहां पर एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें शेयर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एन इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। सो इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन यानी कि जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है उस दौरान जो इवैल्यूएशन होता है वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है। सो वो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक इवैल्यूएशन। ठीक है, कक्षा के दौरान चाहे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या फिर क्लास के एंड में भी जो हम पूछते हैं ना कि ओवरऑल क्लास के सेशन को आज कंक्लूड करके बताओ, तो वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। ठीक है, समेटिव मतलब समरी, समरी यानी कि फाइनल एग्जाम्स के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है ये आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ। Learner-centered methods are those methods or approaches which view learners as active agents। इसमें लर्नर्स कौन होते हैं, एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सो जिस भी प्रोसेस में लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें फीडबैक भी हमेशा रहता है। ठीक है, सो जहां पर भी ये सब चीजें होती हैं वहां पर क्या होता है, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। सो वन बाय वन हम देखते हैं हर एक चीज को। सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आपस में बातचीत करके कम्युनिकेट करके लर्निंग सिखाई जाती है। एंड इसमें बातों से ही पता चल रहा है कोऑपरेट लर्निंग यानी कि आपस में कोऑपरेट करके एक साथ एक दूसरे की मदद करके बच्चे कुछ सीख रहे हैं। जहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वो एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है टीम टीचिंग। ठीक है, सो टीम टीचिंग में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की क्लास है और यहाँ पर 3 टीचर्स आ जाएंगे और आधे आधे करके अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सो इसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ बैठना है, बेसिकली इस तरह के मेथड में जो है वो लेक्चर मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड आ जाता है लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट। सो आपको पता है केमिस्ट्री लैब्स में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वो लैब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकल करते हैं। सो ये भी करेक्ट आंसर है, ए एंड सी। सो आप देख सकते हो ए एंड सी, इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है।
इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है, सो बी को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, सो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। इसमें ए नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर ढूंढते हो ना इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको ईजी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी बोलता है पेयर शेयर डिस्कशन। सो इसमें क्या होता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है, जैसे कोई टास्क दे दिया, टास्क का थोड़ा-सा काम ये स्टूडेंट करेगा, दूसरा काम ये स्टूडेंट करेगा, तीसरा काम ये स्टूडेंट करेगा। फिर तीनों मिल कर के उसको कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पेयरिंग भी हुई, शेयरिंग भी हुई और डिस्कशन भी हुआ। सो ये है करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। इसमें टीचर ही बोलते हैं, स्टूडेंट सिर्फ बैठकर सुन रहे होते हैं। ठीक है, एंड लर्नर सेंटर में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड किस यूनिट पर आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊं, किस टॉपिक पर मैं एमसीक्यूज लेकर आऊं, वो भी बता दीजिए, मैं जरूर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। Reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically what? So इसमें कहा गया है कि मेमोरी लेवल यानी कि विमर्शी स्तर शिक्षण और स्मृति स्तर शिक्षण, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या ये लीनियर होता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू हुई कम्युनिकेशन एंड इस तरीके से लीनियर कम्युनिकेशन, बॉटम अप यानी कि लोअर लेवल से हम अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शनल। ठीक है, अंतरक्रियात्मक यानी कि इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल इसमें बात हो रही है, इंटरेक्शन भी होगी, इंटरेक्शनल बोला गया है। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शनल है, इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल यानी कि क्रियान्वितिकारी। ओके, सो यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखो, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजेक्शनल। सो एग्जाम्पल क्या है ट्रांजेक्शनल मॉडल का, ये है फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग्स जो होती हैं, टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं, चैट जो हम लोग करते हैं, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये सारी क्या है, ये आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल के एग्जांपल्स हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जनरली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को यूज करते हैं, इसमें फीडबैक भी होता है। अब जैसे फेस टू फेस में आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आप उसका फीडबैक दोगे, या आप मुझसे पूछोगे, या आपको कोई डाउट है मैं आपसे पूछूंगी, ये सारी चीजें इसमें चली रहती है, ट्रांजैक्शन होती रहती है, यानी कि एक ने कुछ बोला फिर दूसरा कुछ बोलेगा, फिर सामने से बात आएगी, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती रहती है। जैसे कि कॉल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन कॉल। ट्रांजैक्शनल बात होती है, एक ने कुछ बोला दूसरे ने रिप्लाई किया, दूसरे ने कुछ बोला पहले ने रिप्लाई किया। सो इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हमेशा ट्रांजैक्शनल बोला जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी कि आत्मनिरीक्षण स्तर भी इसको कहा जाता है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, आत्मनिरीक्षण स्तर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये वो अप्रोच होती है दैट आर स्ट्रक्चर्ड, sequenced and led by teachers whereas indirect are not। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, टीचर का ही इसमें मेजर रोल हमेशा रहता है। ठीक है, संचरित होती है, अनुक्रमित होती है और शिक्षकों के नेतृत्व में ही इसको किया जाता है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखो पहली स्टेटमेंट बोलती है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड किया जाता है। सो क्या इसमें किया जाता है या नहीं किया जाता, जल्दी से बता, इसको नोट कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर होगा। सो इसको बिल्कुल भी ये गलत है। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है।
उसके बाद फिर आ जाता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। सो क्वेश्चंस और आंसर की मदद से प्रश्न उत्तर पूछ करके वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो देखो ए है यहाँ पर, ए हमने रिजेक्ट कर दिया तो इस स्टेटमेंट को हम पहले ही काट देंगे। बी है, इसमें बी नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल इजी टू मेक स्टेप्स। सो इसमें स्मॉल स्टेप्स में किसी भी चीज को प्रेजेंट नहीं किया जाता तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो बी के बाद सी है, सी को रिजेक्ट कर दिया यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है एंड पार्टिसिपेटरी एंड कोलेबरेटिव मूव स्ट्रेस यहाँ पर किए जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, स्टूडेंट जो है बहुत सारे तरीके से इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर सीख सकते हैं। वो एक दूसरे के स्टाइल से लर्न कर सकते हैं, एक दूसरे के बोलने के तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन का एक तरीका इंडक्टिव और डिडक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन बोलती है द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। यानी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों को आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें। ओके, सो आईसीटी का जब भी हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर यूज किया जाता है तो वो लर्निंग आउटकम्स को और क्लियर बना सकते हैं। यानी कि अगर हम इंटरनेट की मदद से, वीडियो ग्राफिक्स की मदद से बच्चों को कुछ समझाएं तो वो जल्दी भी समझेंगे और लंबे समय तक चीजों को याद भी रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलती है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। देखो, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आप लोगों को बताया कक्षा के दौरान जो चीजें होती हैं। सो इसमें क्या रहता है, इसमें बोला गया है कि टीचिंग और लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको ये अच्छा और एनहांस करने में मदद करता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर मैं आप लोगों से साथ-साथ में, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपने सेशंस में कि मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो ये क्या है, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग अगर इसका रिप्लाई करोगे तो मैं अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ। आप लोगों के लिए और एफर्ट्स करने के लिए मैं रेडी रह सकती हूँ, ठीक है? और आईसीटी, वीडियो, ग्राफिक्स, एग्जाम्पल्स, इनकी मदद से अगर आपको पढ़ाएँगे तो आप लोगों की लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मेरे वीडियोज़ हैं, थ्योरी सेशन स्पेशली, उसमें मैं इमेजेस और आपको फोटोज़, वीडियोज़ की हेल्प से चीज़ें समझाती हूँ एंड आप लोग डेफिनिटली उसको कम समय में एक बार पढ़कर भी लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल्स। सो स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल का यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है? ओके, ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ब्रांचिंग प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल। यानी कि एक ब्रांच यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि अगर हम एक चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो दूसरी चीज जो है वो अगर उसी से लिंक्ड है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो इजीली चीजों को लिंक कर सके। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल। ओके, यानी कि रैखिक अभिक्रम आधारित सामग्री। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नेट एग्जाम में। सेट में एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे एक स्मार्ट ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए शॉर्ट्स लेकर आऊंगी, शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स अ सेल्फ मेड टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन। सो समेटिव इवैल्यूएशन मैं बता चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी टीचर ने क्या किया, एक सेल्फ मेड टेस्ट बनाया है समेटिव इवैल्यूएशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्वीड। व्हाट inference he or she should make about the difficulty level of the test। so टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल जो है वो उनको क्या रखकर चलनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोला गया है? पॉजिटिवली स्क्यूड जो होता है इसको राइट स्क्यूड भी बोला जाता है, ठीक है? इसको राइट
स्क्यूड भी बोला जाता है, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप होता है इन विच मोस्ट ऑफ द वैल्यूड आर क्लस्टर्ड अराउंड द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल द राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स लॉन्गर। ठीक है, लेफ्ट टेल के कंपैरिजन में राइट टेल, राइट साइड हमेशा उसकी लंबी रहती है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेफ्ट स्क्यूड अगर होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? द मीन इज लेस देन द मीडियन। ठीक है, मीन मीडियन से इसमें लेस रहता है हमेशा अगर इसकी बात करें। सो द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोबेबली विल स्कोर क्वाइट लो एंड ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल स्कोर हाई। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिवली स्क्यूड। देखो स्टूडेंट्स, मैं रिलेट करना बताती हूँ, अभी तक तो आपको आई नो समझ नहीं आया होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो। राइट स्क्यूड का मतलब है कि पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पर चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है, देखो टेस्ट डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इन्होंने इसी रिजल्ट में से ये बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है उनका स्कोर काफी इसमें लो रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है? हाई स्कोर किया है। लेस स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर कम है। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चे किस तरफ चले गए? राइट स्क्यूड हो गए, ज्यादातर बच्चे पॉजिटिव स्क्यूड हो गए। सो इसीलिए इसका मतलब हमने निकाल दिया कि टेस्ट जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस तरह से इन चीजों के बीच में रिलेशनशिप लिया जाता है। एक क्वेश्चन की मदद से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो इसीलिए थ्योरी सेशंस का लिंक आप लोग मुझसे कमेंट करके मांग सकते हो, आप लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट। सो देखो, टीचिंग को अगर हम लोग ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करें तो बताया गया है कि इसके क्या गोल्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑप्शंस पर जाने से पहले आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाए। सो पहले हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग का हिंदी मतलब होता है प्रशिक्षण। ओके, सो ट्रेनिंग एक टेक्निक होती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है किसी पर्सन के स्किल्स को, नॉलेज को, उनके एटीट्यूड को अपनी कंपनी के या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बराबर पहुंचाने तक के लिए, तो वो होती है ट्रेनिंग। टीचिंग यानी कि शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, टीचिंग होता है किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करना, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ लेक्चर देकर हम टीचिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा करके हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अपने स्टैंडर्ड, अपने ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हम हैं वहां के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, उनके स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करने में मदद की जाती है। सो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। पहला ऑप्शन बोलता है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। सेकंड ऑप्शन बोलता है शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, establishing beliefs and values leading to change in attitude, and fourth option बोलता है associating ideas with which are similar and dissimilar। so correct answer है ऑप्शन नंबर बी, कि शेयरिंग और केयरिंग जो है, ठीक है, इसमें वो क्रिटिकल और क्रिएटिव रिफ्लेक्शन हम लोगों तक पहुंचाती है। इसमें जैसे ये आता है टीचिंग के अंदर, ठीक है, टीचिंग में अगर आप लोग देखोगे ना तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही हमें ये बोलती है कि शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। ठीक है, सो टीचिंग हमें क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये सब के साथ स्टूडेंट्स के नॉलेज को एनहांस करने में मदद करती है। सो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड व्हाट। सिर्फ यही एक डिफरेंस है ऑप्शंस में जो कि टीचिंग और ट्रेनिंग को अलग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Gagne's learning hierarchy, which of the following types immediately precedes concept learning? तो गैगने की हायरार्की क्या बोलती है ये आपको पहले बता देती हूँ। सो गैगने के अकॉर्डिंग हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग जो होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है, वो एक हायरार्किकल फॉर्मेट में बताया गया है अपॉन द लोअर लेवल। ओके, the lowest four orders tend to focus on the more behavioral aspects। जो गैगने के लोएस्ट फोर फेजेस, लोएस्ट फोर ऑर्डर्स होते हैं, वो किस पर फोकस करते हैं? बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं।
बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पर फोकस करते हैं, जबकि जो हाईएस्ट 4 ऑर्डर्स होते हैं लर्निंग के, वो फोकस करते हैं किस पे? कॉग्निटिव डोमेन पर। ओके, सो इस चीज को एक तो आपने याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब डायरेक्टली पहले मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ, फिर ऑप्शंस हम देखेंगे, ठीक है। गैग्ने की लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो किसके पहले तुरंत आता है? उससे पहले आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि विभेदन अधिगम, ठीक है। सो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला आता है जैसे कि सिग्नल लर्निंग, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसको बोला जाता है। इन दिस लर्निंग the unconditioned stimulus is paired with the conditioned stimulus, okay। and अगर हम SR learning की बात करें तो इसको हम instructional learning बोलते हैं। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है गैग्ने लर्निंग हायरार्की से, इसको इंस्ट्रक्शनल लर्निंग बोलते हैं। एंड इस तरह की लर्निंग में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन होता है, वो किसी सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स के लिए काफी देर तक वेट करता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है चेन लर्निंग। सो चेन मीन्स द कनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल SR इन सीक्वेंस। सो SR लर्निंग में जो सीक्वेंस होता है उसको एक फॉर्मेट में यहाँ पर चेन लर्निंग में किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। इसमें हायर मेंटल प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सोचना सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो ये सब चीजें आती हैं गैग्ने के लर्निंग हायरार्की के अंदर। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट लर्निंग आता है, वर्बल एसोसिएट लर्निंग इसके अंदर आता है, ठीक है। Next question is, there is abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learning, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। सो करेक्ट आंसर है इसका अडोलेसेंट। अब देखो यहाँ पर जो 4 लेवल्स बताए गए हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ना, सिर्फ किसी बच्चे का डेवलपमेंट लेवल होता है। एक छोटा बच्चा होता है, देखो प्री एडोलेसेंट, अडोलेसेंट, छोटा सा बच्चा, इनफेंसी क्या होते हैं, ठीक है। सो इनफेंसी बहुत से बच्चों ने नया सुना होगा जरूर। सो इनफेंसी को सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, ये आप सभी ने जरूर सुना होगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है इनफेंसी को, ठीक है। द चाइल्ड डज नॉट येट हैव अ मेंटल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट, ठीक है। सेंसरी मोटर होता है कि इसमें अभी तक बच्चे की सेंसेस जो है, मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं होती है बच्चे के दिमाग में, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेंसेस के बेस पे ध्यान से नहीं समझ पाता, ठीक है। लैंग्वेज जो है इसमें उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है, वर्ड्स को वो रिप्रेजेंट, फीलिंग्स को वो रिप्रेजेंट स्टेज में करने लग जाते हैं। चाइल्डहुड की अगर बात करें, ठीक है, चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज और अर्ली टू मिडल स्टेज, और अर्ली टू मिडल स्टेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर अर्ली टू मिडल चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्रेस बच्चों की होने लग जाती है, थॉट्स को लेकर के, फिजिकल वर्ल्ड को लेकर के चीजें समझने लग जाते हैं। अडोलेसेंट की अगर बात करें, इसको लेटर चाइल्डहुड और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। लेटर चाइल्डहुड और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली मच मोर सक्सेसफुली इफ दे कैन मैनिपुलेट रियल पिक्चर्स, ओके। सो इसमें क्या होता है कि वो चीजों को ज्यादा समझने लग जाते हैं, जैसे इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने लग जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाती है इस स्टेज में, तो चीजों को वो ज्यादा अच्छे से समझने लग जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, 6 से लेकर के एज तक के बच्चे होते हैं, 6-7 एज के बच्चे होते हैं, जिनका वेट जो है हर एक चीजें बढ़ती हैं समय के साथ-साथ, ये सब चीजें इसमें आती है। उसके बाद आता है प्री एडोलेसेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये होता है प्री एडोलेसेंट, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगी ये एडोलेसेंट लर्निंग है, इसको आप लोग
बोल सकते हो ऑपरेशनल स्टेज इसको बोल सकते हैं, ठीक है? 12 साल तक का बच्चा इसमें आता है, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सीखने लग जाता है, ठीक है? दिस स्टेज सीज द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, फॉर्मुलेटिंग, ये हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना वगैरह करने वो लोग लग जाते हैं। तो लास्ट वाला ड्यूरिंग एडोलेसेंट है और इससे पहले जो मैंने बताया ये प्री एडोलेसेंट था, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। अगर हम एक टेस्ट डेटा करते हैं उसमें स्टूडेंट का लेवल और उसकी प्रोफिशिएंसी बताई जाती है किसी लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन में ही, ठीक है? तो वो कौन सी इवैल्यूएशन हुई होती है? वो हुई होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यानी कि निकष संदर्भित परीक्षण, ठीक है? सो देखो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है, एक क्राइटेरिया, इसको हम लोग हिंदी में मानदंड भी बोलते हैं, ठीक है? एक मानदंड सेट कर दिया जाता है जैसे कि एनटीए, यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में होता है कि 50% अगर आप लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है? सो क्या होगा 50% या उससे ज्यादा स्कोर किया है तो आप नेट और सेट एग्जामिनेशन दे सकते हो, अदरवाइज आप लोग ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स का लेवल और प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। सो ये क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। नॉर्म रेफरेंस में बच्चों को आपस में कंपेयर किया जाता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। समेटिव जो हमारे फाइनल रिजल्ट होते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है जिसमें ग्रेड्स में आपको चीजें दी जाती हैं, और फॉर्मेटिव होता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि क्लास के अंदर अंदर ही जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है यूज ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एज सप्लीमेंट हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जो कि एक हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि अभिक्रमित अनुदेश सामग्री, ठीक है? ये क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज भी करते हैं, उसको बेहतर भी बनाते हैं, उसको इष्टतम बनाने की संभावना उसमें होती है, उसका पोटेंशियल उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है आईसीटी। इफ यूज्ड, आईसीटी मैं बता चुकी हूँ, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें judiciously will render teaching learning system effective and efficient। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि इसमें दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजों को टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, अच्छी तरीके से हमें यूज करना आता है और उसको पूरा फायदा हम उठा रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को, उसके प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाया जाता है, उसको प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion reason based for ensuring successful teaching learning systems, both norm reference testing and criterion referenced testing procedures for interpretation of scores have to be synthesized। यानी कि प्रभावी शिक्षण, अगर हम लोग टीचिंग लर्निंग सिस्टम को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में भी और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर में भी, ठीक है? फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर हैव टू बी सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को संश्लेषित करना किया वहां पर जाना चाहिए चीजों को, ओके? इसका कारण ये बताया गया है, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स अलोंग विद द स्टूडेंट देमसेल्व्स नीड टू नो द स्टेटस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ लेड डाउन क्राइटेरिया एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विज़-अ-विज़ दैट ऑफ अदर्स। सो इसका कारण ये बताया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यानी कि जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनको ये करने की जरूरत है कि वो अकम्प्लिशमेंट स्टेटस को जाने, ठीक है? कैसे क्राइटेरिया को लेट डाउन किया जा सकता है, रिलेटिव पोजीशंस पार्टिसिपेंट की क्या हो सकती है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, ये सब यहाँ पर कहा गया है। सो इसका क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं और साथ ही रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत ईजी है, हमने हर एक चीज को देखा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिर दूसरी टर्म यूज होनी चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी टर्म्स को जब आप रिलेट करोगे, ये सेपरेट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इनको जब रिलेट करोगे तो आप लोगों के लिए चीजें और भी आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। सो टीचर कॉम्पिटेंसी की अगर बात करें, यानी कि अध्यापक प्रवीणता की अगर बात करें, सो वो किस डोमेन में पर्सनालिटी और एटीट्यूड को बिलोंग करता है? सो करेक्ट आंसर है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, यानी कि नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की संस्थिति।
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment? करेक्ट आंसर पर जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 5। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल फॉर यूज, देखो इसमें कहा है कि फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वो पोटेंशियल है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के हिसाब से जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि देखो, इंस्ट्रक्शन हमें टीचर ने किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, कौन सी वो चीजें हैं जो कि इसमें बाधा बन रही हैं, ये एग्जैक्टली पूछा है। सो अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अच्छी सी रीडिंग मटेरियल नहीं है, तो वो हमारे फैक्टर सॉरी वो हमारी टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस। प्रोएक्टिव मूव्स अगर हम लेते हैं किसी भी टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव प्रोसेस में, तो वो भी उसमें हमें अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। अब देखो, स्मार्ट क्लासेस की अवेलेबिलिटी आप तो बोलोगे कि अच्छी बात है ना, ये तो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन कई लोगों को वो यूज करना भी नहीं आता, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी इस चीज पर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होलिस्टिक विजुअल लर्निंग सिस्टम सॉरी स्टाइल, विच ऑफ द गिवन have learning styles holistic and virtual? ठीक है, so correct answer is relating concept to personal experiences। देखो, जैसे कि कोई चीज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, होलिस्टिक और वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल आप लोगों को एक दृश्य, आप लोगों के इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। हर एक टॉपिक को जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको हमेशा बताती हूँ, है ना। पुराने स्टूडेंट्स को पता हो गया, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी हमने ऐसे ही कवर किए थे। तो उसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर लेना हर एक चीज को। देन वी हैव ऑप्शन नंबर 5, प्रेफरिंग टू कोऑपरेट रादर देन कॉम्पिटिट। ओके, तो उसमें क्या होता है, कॉपरेट करना यहाँ पर बताया जाता है, ना कि किसी को ऑर्डर देना, ना कि किसी के सापेक्ष करना। परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल। तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स जो हैं किसी भी मटेरियल के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, उस चीज को अगर हम अच्छे से समझ के प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक विजुअल लर्निंग स्टाइल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम। सो देखो, ट्रेनिंग क्या होता है, टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ना, यहाँ छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर बच्चे का क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी को अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर मदद करेंगे। आप चाहते हो कि सेशन को मैं कंटिन्यू करूं, एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट पे आप एमसीक्यू सीरीज चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल